देता हूँ जस्ट इन केस मैं भूल ना जाऊँ। तो अभी हम बस 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है अभी तक प्रोग्रामिंग में? सर फाइनल जो मैंने किया था ना सर जो लास्ट क्वेश्चन था क्या कहते हैं बिगिन वाला जो था कि कार्ड्स का तो सर इसमें मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि हमें पांच हैंड्स बनाने हैं क्या एक हैंड में पांच कार्ड होने चाहिए मतलब एक हैंड में 5 कार्ड्स होंगे। एक हैंड में पांच कार्ड अच्छा इसलिए मेरे पास आंसर सही आ रहा था लेकिन असल में मैं पांच हैंड्स बना रहा था तो कार्ड रिपीट हो रहा था और अलग अलग हैंड्स के अंदर तो इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं गलत कर रहा नहीं नहीं नहीं, कार्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। हूँ अलग अलग हैंड्स में भी हम्म। मतलब नहीं जैसे एक हैंड में अगर पांच आ रहे हैं अब वही उनमें से कोई सा भी और कार्ड रिपीट नहीं सकते हैंड आप पोकर खेल रहे हैं ना, पोकर में अगर जी जी सर ठीक वही है तो सोच उसमें तो कार्ड रिपीट नहीं हो सकता, आप वही हैंड सोच दे रहा रहे था तो फिर क्योंकि इससे एक ही डेक इस्तेमाल होती है ना जी, तो इसलिए आप रिपीट नहीं करेंगे, तो यू हैव टू फाइंड अ वे कि कैसे करते हैं। ठीक है तो सर वो जो एक लॉन्ग वाला कोड था जो उसमें एक लॉन्ग नंबर डालते थे वो निकालते थे क्या करते वो फैक्टर निकालते थे ठीक है। तो उस कोड में जो है ना जब मैं रन करता था ना कोई अगर बड़ी वैल्यू डाल देता था तो उसको तकरीबन 14 या 15 मिनट लग जाते थे। तो वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर लिमिटेड है ना, इसकी प्रोसेसिंग लिमिटेड है। आपने बड़ी वैल्यू डाली, एक तो ये क्या एल्गोरिदम आप उससे पहले सारे नंबर से डिवाइड कर रहे थे या हाफ नंबर से डिवाइड कर रहे थे? अब जैसे कि 13 है, ठीक है, 13 को 12 से डिवाइड करने का कुछ सेंस नहीं बनता, ठीक है ना। 6 से डिवाइड करने का सेंस बनता है, 7 से डिवाइड करने का सेंस नहीं बनता, 7 का डबल करना 14 बनता है। ठीक है, तो इसलिए आपने उसको 13 को आप हाफ करें तो उससे हाफ के बाद जो नंबर आता है मैंने उधर तक उसको डिवाइड करना है बाकी नंबर से, तो बाकी प्रोसेसिंग को इट विल कट डाउन इन हाफ। अगर आपने बड़ा नंबर भी डाल दिया तब भी वो आधा करेगा। सही है। अगर आपने तो इस वजह से वो करता क्या है कि उससे पहले जितने भी नंबर हैं वो उनसे डिवाइड करके चेक करेगा। अब वो अगर आपने बहुत बड़ा नंबर कर दिया है तो फिर वो हर नंबर को चेक करेगा और उसके पहले जितने भी नंबर हैं उन सबसे डिवाइड करके चेक करेगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है। तो आपने देख लिया कि 14-15 मिनट लेता है, तो अब आप ये सोचें कि एल्गोरिदम्स कितने क्यों इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिदम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक बुरा एल्गोरिदम बना दिया है कंप्यूटर फंसा रहेगा। अगर अच्छा एफिशिएंट एल्गोरिदम बनाया तो फिर आगे प्रोसेसिंग जल्दी होगी। यही वजह है कि जो सॉफ्टवेयर है एक दूसरे को बरतरी कैसे ले जाता है। तो अभी जैसे एग्जाम में वो पब्लिश नहीं करेंगे तो ये भी अगर रन करके दिखा दें तो काफी हुआ या फिर थोड़ा सा वैसे नहीं, कोई कोई लॉजिक हो ना उसके अंदर। अब कोई आपका ऐसे ना हो ना, जैसे कि मैंने वो दिया था एग्जांपल कि आपने स्टार्स जो हैं बेस्ड ऑन नंबर्स आपने प्रिंट करना है। लोगों ने क्या किया, स्विच केस बना के अंदर पहली स्टेट में 1 स्टार, दूसरी स्टेट में 2 स्टार, तीसरी स्टेट में 3 स्टार, चौथी स्टेट में 4 स्टार, यूं करके सारे केसेस डिफाइन किए हैं। ठीक है, तो वो मैं कल को कहता हूँ कि यार अब आप 15 के स्टार की बजाय 25 स्टार करना, तो फिर उनको 10 लाइनें और डालनी पड़ी। मेरे को नहीं, अब 25 या 30 स्टार करना। तो वो तो आपका एल्गोरिदम ऐसा होना चाहिए जो कि जल्दी सोल्यूशन दे, कि जो कि थॉट आउट हो। ये ना हो कि बस आप एक सोल्यूशन में चल जाए, बाकी कोई चीज चेंज करी तो फंस गए वहां पे। तो कुछ होना चाहिए उसके अंदर तो। लेकिन हाँ, एफिशिएंसी पे इतना नहीं है। ये कि फर्स्ट कहेंगे जहाँ पे एक काम एक फॉर लूप से हो सकता है मैं 2 फॉर लूप से किया हुआ है, लेकिन अगर आंसर मिल गया दैट इज फाइन। ये तो वो इतना अभी एफिशिएंसी इतना नहीं करेंगे, लेकिन इन टाइम वो भी करना शुरू कर देंगे। तो क्लास स्ट्रेंथ बहुत कम है क्या? कुछ आपको पता है बाद में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ते हैं क्या नहीं करते, कुछ आइडिया है आप लोगों को? जो हमारा ग्रुप है वो ग्रुप में हम लोग हैं तो उसमें तो बताइए पढ़ लेंगे नाम क्योंकि देखिए अभी आप 3 लोग आए हुए हैं और पार्टिसिपेंट्स 12, अभी 5 मिनट होने वाले हैं, 12 हैं, तो टोटल 15 लोग हो गए। क्लास स्ट्रेंथ जो है 46 है, 30 स्टूडेंट्स मिसिंग है। ठीक है, तो ये अलार्मिंग है कि फिर ये मजबूर करें कि फिर इन वीडियोस को मैं अपलोड नहीं करता, क्योंकि अगर वो सीरियस ही नहीं है वक्त पे आने के लिए, तो मैं तो आई एम नॉट लाइबल टू पोस्ट द वीडियोस ऑनलाइन। आ जाए, वार्निंग देनी पड़ेगी भाई, आप वक्त पे आए।
Okay, the people who are online, can they hear me? Just say yes or no. They should, but Yes, sir. still checking. Yes, sir. Yes, sir. If you can just type yes. Oh, thank you. Okay, so we have 5 more students, and so we have, okay, so we have 21. Still, it's less than half. Uh, okay, so I think we should start. We cannot delay any longer. Um, uh, so, uh, so previously we were doing arrays. You can see this, right? Okay. Previously we were doing arrays, and now we are switching to another topic, which is functions. In the book, the writer, he first of all does arrays, and then he switches to multi-dimensional arrays. So right now we were using a single bracket, like single pair of brackets. So when multi-dimensional array comes in, so we have 2 pairs of bracket, maybe 3 pairs of bracket, maybe 4 pairs of brackets. Okay, so that is allowed. It makes a mix. When you get that, you start doing matrix multiplications. It has other uses as well, but since it's a slightly difficult topic, so we are taking a break from arrays right now. We are moving towards functions. Reason we are moving towards function, because I think it's about time that we, first of all, we should know what the functions are, and secondly, for your assignment, you will be writing functions. So you will give me one big class, and that class the function will be defined. And then I will be checking, otherwise I will need to, like, if I give 10 questions, you will submit me 10 files, and that will become very problematic for me to check. It's much better that if I get a single file, it has all the defined functions that I want. And I have done the same thing over here in this code. And so we are going to, like, follow. I have uploaded this code as well, so you can see this code, like what is happening in this code. Okay, so I have a class whose name is function, and I have defined a function over here. Okay, so there is a simple function. I have defined a very simple function. The function, all it does is it prints hello. This is what the function does. Uh, and if you remember, we have public static void main. So over here, I have defined my own function. I am calling it hello. You can give any name to the function. Okay. There are few things. Just keep in mind, it shouldn't start with the number. Okay, and or some special character. Don't start its name with a special character. Okay, so I normally it is preferred that the name of the function starts with a capital letter. But if you don't do this, it's fine. Okay, but normally it is preferred. Because then if you are defining a variable, so the name of the variable is with a small letter, so you can differentiate between a variable and a function. Okay, and now you can see, like, between these parentheses, I have not written string arguments. I haven't written anything. So this means, like, I'm not passing this function any value. So when we were doing the command prompt, so we used to write Java my class, and then you used to give uh, some string values or some numerical values. So all of those values used to go into the string arguments. Okay, but over here, since I have given no arguments over there, or no parameters, this is also called parameter. So if I have given no parameters, so it will accept nothing. Okay, so it will just run the function at its. You will understand, like, what I'm talking about. Void is the return type. So for example, when you put, like, integer a is equal to integer dot parseInt. So integer dot parseInt actually returns a value, and that is stored in an integer, right? So whenever a function does execution, so it returns a value. In case it doesn't return a value, you put a void over here. Void means empty. Okay, so जैसे space होती है, तो आप पे void is empty. So when you put a void over here, this tells us that, okay, this function is just going to do its work. It's not going to return anything. Okay. सर ये void वाला So okay, so now so what's the benefit of this function? So very little benefit. In this case, there's a very slight benefit. The slight benefit is that whenever I want to like say hello, I just type hello, and the job is done. So अभी मैं आपको समझा दूंगा, void वाला आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है?
अच्छा, द पीपल हु आर ऑनलाइन, जब मैं अपना ये हेडफोन जैक नहीं, मेरा जब माइक का जैक है मैं लगाता हूँ, तो आई कैन नॉट हियर यू गाइस, सो इट्स बेटर दैट यू टाइप आउट द क्वेश्चंस। तो वो ये स्पेशल माइक है, इसके साथ हेडफोन्स नहीं है, तो इस वजह से ये इसमें आवाज़ साफ हो जाती है, लेकिन मैं कुछ नहीं सुन सकता, सो यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस। तो वॉइड का मतलब ये इट्स नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, ठीक है। तो आ, हाँ, फायदा क्या होगा कि मैं सिर्फ हेलो लिखूंगा तो ये हेलो कर देगा, तो मैं इतना लंबा हेलो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको मैं अभी रन करके दिखाता हूँ आपको। नहीं, ये मेन फंक्शन है, मैं इस लाइन को निकाल देता हूँ, इट विल कॉज प्रॉब्लम्स, ठीक। ये हेलो मैंने लिखा हुआ है, तो व्हेन आई राइट हेलो इट विल जस्ट से हेलो एंड विल बी डन। ओके, सो ये मेन फंक्शन है। बाकी जो सारा कोड है मैं कमेंट आउट किया हुआ है, तो इसलिए कमेंट आउट किया हुआ है क्योंकि मैं बजाय इसके, मैं जब बैठ के लेक्चर बना रहा था, सो आई वाज राइटिंग ऑल द कोड, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कोड ओवर हियर आई एम गोइंग टू कमेंट आउट द कोड एंड एक्सप्लेन लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन द कोड। तो अभी ये जो मेन फंक्शन है, इसके अंदर सिर्फ एक फंक्शन कॉल हुई है, ऐसे कहते हैं फंक्शन कॉल, ठीक है। सो whenever you write the name of the function parenthesis and you put a semicolon after that, it means I'm calling the function, ठीक है। ऊपर जो था वो फंक्शन डेफिनेशन थी, सो दिस इज ऑल ऑफ दीज आर फंक्शन डेफिनेशंस, ओके। सो एंड दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन ऑफ हेलो। इसका मतलब यह है कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, जैसे कि आप समझ लें कि एक गाड़ी है, उसका मैं इंजन खोल के देख रहा हूँ कि गाड़ी के पूरे खोल के ना अंदर ये कैसे काम करेगी, फिर आई पुट इट टुगेदर, और फिर मैं कहता हूँ गाड़ी को ले आओ, ठीक है। तो वो गाड़ी आ जाती है चल के, ठीक है। मैकेनिक के पास पूरी खुल जाती है, मैकेनिक के पास खोल के देखते हैं कि अंदर क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, वो आप यहाँ पे ये डेफिनेशन इधर डिफाइन कर रहे हैं उसको, ठीक है। आप डेफिनेशन, जब आपने सबको पूरा बंद कर दिया, इकट्ठा कर दिया, फंक्शन आपका तैयार हो गया, गाड़ी भी तैयार होगी, तो आप कहते हैं बस गाड़ी ले आओ। आपको अंदर की चीजें देखने की जरूरत नहीं है, आप उसको गाड़ी चलाने से आपको मतलब है, ठीक है। तो वही काम इधर भी हो रहा है कि मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, नाउ आई एम जस्ट कॉलिंग द फंक्शन, जैसे फंक्शन कॉल कहते हैं, ठीक है। तो जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा, मैं इसको रन करूँ, तो अगर मेरा ये सही चले तो ये अभी हेलो सिर्फ कह देगा, ठीक है। हेलो इसने कह दिया, सही है। इसी तरह इफ आई वांट टू से हेलो अगेन, तो मैं ये कर दूं, हेलो 2 बार हेलो लिख दूं, मैं इसको रन करूंगा तो ये 2 बार हेलो कह देगा, ठीक है। तो अब आप ये देखें फायदा क्या, फायदा ये है, मुझे लंबी लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, देखिए अभी बहुत छोटा सा फायदा है, उसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, मुझे वो देखने की जरूरत नहीं है, सिंपली फंक्शन के अंदर वो डालूं और उससे मैं अपना काम करूँ, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया। अब वही काम मैं फॉर लूप के साथ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर लूप के साथ कर रहा हूँ, तो अब 2 बार पहले तो हेलो, ये इस तरह जो मैं लाइन में लिखा है, इसने 2 बार हेलो कह दिया, और अब ये कह रहा है फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5 और आई प्लस वन हेलो, तो 2 बार तो पहले कहेगा, 5 टाइम्स और 7 टाइम्स कहेगा टोटल। इसको अब मैं रन करूँ तो मैं इसी चीज का फॉर लूप के अंदर कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है, अब देखिए फंक्शन जो है काफी ना क्लीन हो गया है, साफ सुथरा हो गया है, तो मुझे लंबी लंबी जो लाइंस ऑफ कोड है वो लिखने की जरूरत नहीं है, हेलो से मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अब अब इसका ये देख लेते हैं कि इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं, कि मैं इसका नाम जो है मैं रख देता हूँ से, कि ये कहो, ठीक है। क्या कहो, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में देता हूँ कि डायलॉग कह देता हूँ, डायलॉग, कि आपने ये डायलॉग कहना है, ठीक है। और मैं प्रिंट एलन में यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ विच इज डायलॉग, ठीक है। मैं इसको चेंज कर दिया, मैंने कहा अच्छा अब ये जो फंक्शन था इसका नाम अब मैं हेलो से चेंज करके से, तो अब हेलो के नाम में कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, से के नाम का फंक्शन, इसका मतलब कहो, ठीक है। क्या कहो, यहाँ पे जो मैं चीज पास करूंगा वो कह दो। अब जो चीज मैं इधर पास कर रहा हूँ वो प्रिंट कर रहा है, और वहां पे मैं उसकी वैल्यू वो स्ट्रिंग को पास कर देता हूँ, ठीक है। तो या तो आप स्ट्रिंग डायरेक्टली लिख लें, या फिर आप एक वेरिएबल के थ्रू आप पास कर दें, बात एक ही होती है, क्योंकि वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू मौजूद है, सही है। तो अब मैं नीचे आता हूँ, मेरा जो कोड है चूंकि अब हेलो एग्जिस्ट नहीं करता, तो दिस विल नॉट वर्क, so I can remove this and I can write say uh, घबराना नहीं है, ठीक है। घबराना नहीं है आपने, अच्छा, प्रोग्रामिंग इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक। तो if everything is fine, if I haven't made a mistake, तो इसने कह दिया घबराना नहीं, ठीक है।
अब फायदा क्या है कि अब मैं कुछ भी कहना चाहता हूँ, मैं से का फंक्शन करके अंदर स्ट्रिंग पास कर दूं तो हो जाएगा। अदरवाइज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑब्वियसली वो मैं लिखना पड़ेगा, अंदर मुझे अपना वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरह मैंने उस फंक्शन को ज़्यादा छोटा कर दिया। ठीक है, अपने लिए आसानी कर दी। अब जब भी मैं ये लिखूंगा तो एवरीबॉडी नोज कि ये क्या यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये एक और फायदा है फंक्शन से काम करने का। फिर से वाला फंक्शन दोबारा समझा दें। अच्छा, देखिए से वाला फंक्शन बहुत सिंपल है। हमने कहा कि ये एक फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ, उसका नाम है से कर रहा हूँ। उसकी जो डेफिनेशन बिल्कुल उसी तरह जैसे मेन फंक्शन होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, ऐसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड से कर दिया। पब्लिक मैंने आपको इस तरह बताया था कि इट्स सबको इसका एक्सेस है, प्राइवेट करूंगा सबको एक्सेस नहीं होगा इसका। तो ये आपको आगे चल के जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको ये पब्लिक आपको एग्जैक्टली तब समझ में आएगा। ठीक है, अभी बस समझ लें कि एवरीबॉडी हैज एक्सेस टू इट। जैसे कि अभी पब्लिक चैट होती है, प्राइवेट चैट होती है। स्टैटिक ये भी जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो स्टैटिक उस पर आपको ज्यादा क्लियर होगा कि स्टैटिक का मकसद क्या है। ठीक है, तो अभी इसको भी आपको अनफॉर्चुनेटली इग्नोर करना पड़ेगा, बस आपको लिखना ही है। ठीक है, वॉइड मैंने ही बताया था कि रिटर्न वैल्यू है। आपको ये जो वॉइड है ये आपको यहाँ से सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये जो अगला फंक्शन है, अभी जो है ये वॉइड क्या है, ये बताता है कि ये फंक्शन जब मैं कॉल करूंगा, से जब भी मैं कॉल करूंगा तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू रिटर्न अ वैल्यू। फर्स्ट कहना कि इसको समझ लें कि जूसर है, वो जूस बना रहे हैं लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, वो जूस बन जाता है लेकिन आगे ना क्या है, कहीं से मुझे मिल जाता जूस, कितना अच्छा था। ठीक है, तो चूंकि इट्स नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, जूस बन तो जाता है लेकिन आपको मिलता नहीं है। ठीक है, तो ये वो वाली रिटर्न वैल्यू है। ठीक है, लेकिन जूसर में नॉर्मली जूसर रिटर्न्स यू है जूस। ठीक है, तो आप उसके अंदर जो भी उसके अंदर जिस तरह भी आप जूस प्रोड्यूस करें, आप अंदर बैठ के आदमी उसमें वो क्या कहते हैं कीनू निचोड़ रहे हो या अंदर बैठ के मशीन के अंदर बैठे हुए उसको घुमा रहे हैं, वो आपको नहीं पता। आपको कह रहे हैं भाई मुझे जूस चाहिए, आई जस्ट नीड दैट। ठीक है, तो ऐसे में मुझे फंक्शन इंटरनल्स की परवाह करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ रिटर्न वैल्यू की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज करते हैं वॉइड यूज करते हैं, इंटीजर वैल्यू चाहिए इंटीजर यूज करते हैं, डबल वैल्यू चाहिए डबल यूज करते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए स्ट्रिंग यूज करते हैं, एरे वैल्यू चाहिए तो यू कैन इवन कॉल एन एरे, यू कैन रिटर्न एन एरे। ठीक है, वो हम आगे चल के इसको करें। फंक्शन का नेम जो से है, मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ। से इसलिए रखा क्योंकि से जो है आप कोई अंग्रेजी पढ़ेगा। ठीक है, तो ये उर्दू वाला से नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी वाला से है। तो अगर कोई अंग्रेजी पढ़ते तो वो कहेगा कहो। ठीक है, इसके जहन में ये आएगा मैं क्या टू से समथिंग। और क्या कहो, ये स्ट्रिंग कहो, जो भी मैं स्ट्रिंग इसमें पास करूंगा ये उसको आप प्रिंट कर देगा। तो अब ये क्या, इसके अंदर जो बॉडी है फंक्शन की, देखिए इसके ब्रेसेस हैं, उसके अंदर सारी बॉडी है, उसमें लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डायलॉग, कि जो आप यहाँ पे पास करेंगे वो इसको कह देगा। ठीक है, तो बस अब सिंपल वही चीज़ है कि आप जहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, मैंने कहा कि से घबराना नहीं है, इसने ये कह दिया। मैं ऐसी चीज़ को मैं कुछ और भी कह सकता हूँ कि से क्या कहते हैं, ये कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, ये कह दिया, इसको मैं रन करूंगा। ठीक है, आपका उसने जो आपने लिखा था उसने वो कह दिया। ठीक है, तो ये आपकी जिंदगी जैसी आसान हो गई। ठीक, तो अ, डायलॉग को हमने फिर डिक्लेयर किया था जो डायलॉग से पहले स्ट्रिंग निकाला था। जी जी, ये जो है ना आपने लिखा है ये स्ट्रिंग, वाओ ग्रेप, ठीक है ग्रेप क्या, अच्छा कहीं ग्रेट तो नहीं लिख रहे थे, ग्रेप लिख दिया। अच्छा, स्ट्रिंग डायलॉग। ठीक है, ये जो आप लिखते हैं स्ट्रिंग डायलॉग, ये इस फंक्शन का ना वेरिएबल हो जाता है कि जो आप इधर आर्ग्यूमेंट लिखेंगे ना वो इस फंक्शन का हिस्सा हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हो स्ट्रिंग डायलॉग, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अगर मैं ये लिख दूं बिल्कुल बिल्कुल उसका मतलब यही है। फर्क ये है कि आप इधर इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे आपने वैल्यूज एक्सेप्ट करनी होती है। ठीक है, तो फंक्शंस डिफाइन होते हुए ही हम बता देते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर ये वेरिएबल तो होगा ही होगा, पक्का पक्का, क्योंकि इट हैज टू एक्सेप्ट सम वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए जब आप ये जो चीज लिखते हैं इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस थिंग। ठीक है, तो अभी ये क्यों एरर दे रहा है ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, अभी आएगा ये, इट विल बी रिवील टू यू। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं कि अब थोड़ा सा स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन क्या है कि हमने एक
अब ये जो है ये आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू को बताता है, ठीक है। ये अब आर्ग्यूमेंट्स क्या है, रिटर्न वैल्यू क्या है, जो भी आप यहाँ पे चीज लिखेंगे ना दैट बिकम्स एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और पैरामीटर, ठीक है। इसको आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं, पैरामीटर भी कहते हैं, ठीक। अब इस केस में हमने दो वेरिएबल्स दिए हुए, वैल्यू 1 वैल्यू 2, ठीक है। तो ये इसकी आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये इसके पैरामीटर्स हैं। अब ये सम का फंक्शन ये क्या करता है कि जो दो वैल्यूज मैंने इसको पास की उन दो वैल्यूज को ऐड करेगा, उनका जो सम है वो रिटर्न कर देगा। यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है, ठीक है। और इस रिटर्न में लिखा है, इसका मतलब है वंस द फंक्शन इज डन, मैं जब भी रिटर्न लिखूंगा ना फंक्शन वहां पे खत्म हो जाए, ठीक है। उससे आगे नहीं चलेगा, वो यहाँ पे रुक जाता है, ठीक। तो अगर फंक्शन, तो हो सकता है कि ये जो रिटर्न वैल्यू है कि इफ ब्लॉक के अंदर हो, अगर इफ के अंदर आप गए ही नहीं तो फंक्शन रिटर्न ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपने इफ ब्लॉक के अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखी, उसके बाहर दूसरी स्टेटमेंट लिखी, आगे हम एग्जांपल में लिखें। लेकिन इस एग्जांपल में क्या है, इसने कहा कि ओके आई एम एक्सेप्टिंग टू आर्ग्यूमेंट्स, both of these arguments are integers and the name of the variables is value 1 and value 2. Once all the processing is done, so it's going to return that value, ठीक है। और जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसकी टाइप भी जो है वो इंट है, ठीक है। अब इस फंक्शन में देखो ऊपर वाले में इसकी टाइप वॉइड है, आई एम नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, आई हैवंट रिटर्न एनी रिटर्न स्टेटमेंट बिकॉज़ दिस फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इस केस में आई एम रिटर्निंग the sum of the two values, so that's why I've written an integer over there. तो बाकी वही चीज है, पब्लिक स्टैटिक void की जगह इंटीजर आ गया बिकॉज इट्स रिटर्न वैल्यू, सम आ गया क्यों बिकॉज दैट इज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड वी आर एडिंग दिस टू वैल्यूज, ठीक है। तो वो वैल्यूज हमने इसके अंदर पास कर, तो ये करने के बाद अगर हम इसके उसमें प्रोसेसिंग पे हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं, इससे हटा देते हैं ताकि ये हमें कंफ्यूज ना करे, और इसको हम कमेंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। आप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल सम इज सम 1020, ठीक है। तो ये मैंने सम का फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक, और 10, 20 उसमें दो वैल्यूज पास कर दी। अच्छा, अभी ये ना कीजिएगा कि इसके अंदर यहाँ पे सेमी कॉलन डाल दें, ये सेमी कॉलन सिर्फ तब आप डालेंगे कि जब ये एक अकेली स्टेटमेंट होगी ना, सिर्फ तभी आप डालेंगे, ठीक है, या फिर टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट। अभी क्या है कि ये फंक्शन जो हम कॉल करें, ये पूरा ये फंक्शन प्रिंट एलन, तो यहाँ पे इसके ब्रैकेट्स आ रहे हैं, तो जब फंक्शन के अंदर कोई चीज कॉल करते हैं तो उसमें फिर आप सेमी कॉलन नहीं डालते, ठीक है। अब अब ये क्यों करते हैं क्यों नहीं करते, दैट इज हाउ द लैंग्वेज हैज बीन डिफाइंड। नॉर्मली जब भी सेमी कॉलन आता है उसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट खत्म हो गई है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म नहीं हो रही ना, इसलिए सेमी कॉलन आप नहीं डाल रहे, स्टेटमेंट चल रही है। आप 10-20 कर दिए तो ये हमें आंसर 30 देगा, ठीक। तो मैं इसको अब रन करता हूँ, इसको रन करते हैं तो मेरे पास 30 आ गया, ठीक है। मोहसिन, मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया था कि हम इंटीजर क्यों लिख रहे हैं, आपको लगता है कि तवज्जो नहीं दे रहे थे, फिर से बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे आपने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, व्हेन यू आर नॉट सपोज टू रिटर्न एनी वैल्यू राइट टू वॉइड ओवर है, इसका मतलब ये जब फंक्शन कॉल होगा तो जिसने काम करना है काम करेगा, तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन जो है कॉल करूँ हमेशा प्रिंट ही करे, कुछ और भी काम कर सकता है। जो प्रिंट कर रहे होते हैं इट्स नॉट रिटर्निंग अ वैल्यू, प्रिंटिंग का मतलब वैल्यू रिटर्न करना नहीं, प्रिंटिंग का मतलब इट्स प्रिंटिंग अ वैल्यू, ठीक है। रिटर्निंग का वैल्यू ये है कि जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम कहीं पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जहाँ हम प्रिंट करते हैं उस वैल्यू को इस्तेमाल नहीं करते, हमारे बेनिफिट के लिए होती है, स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ है ताकि हम पढ़ लेंगे हो क्या रहा, ठीक है। जब आप रिटर्न वैल्यू करते हैं उसका मतलब ये है हमने वैल्यू कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर दी, ठीक है। तो इस वजह तभी आप जो इंटीजर डॉट पार्सेंट था हमेशा उसको किसी चीज़ के इक्वेट करते थे, तो उसमें इंटीजर में कन्वर्ट करके उसको किसी वेरिएबल्स में देता था, ठीक है, वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे हमने इंटीजर लिखा है, इसका मतलब ये है कि इट्स गोइंग टू रिटर्न एन इंटीजर, ठीक। अब इधर मैं रिटर्न वैल्यू 1 वैल्यू 2 किया है, मैं इसकी जगह 100 लिख दूं, इज 100 एन इंटीजर, है ना इंटीजर, तो हमने रिटर्न कर दी वैल्यू। हमारा जो फंक्शन है उसमें बग है, बग ये है कि हमने कहा था कि सम करेगा, सम कर नहीं रहा, सिर्फ 100 रिटर्न करेगा, हमेशा 100 रिटर्न करेगा, लेकिन ये इसको एक्सेप्ट करेगा। ये कंप्यूटर को नहीं पता आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर के जो है वो ये कह रहा है कि अच्छा ऊपर इंटीजर लिखा है, अंदर रिटर्न इंटीजर होना चाहिए, आप अंदर कुछ और रिटर्न करेंगे तो ये गड़बड़ करेगा, ये आपको पकड़ेगा, कहेगा भाई
अच्छा नहीं कर रहा तो ये क्यों नहीं कर रहा, इसको करना चाहिए। या अब तो ये इसको टाइप कास्ट खुद ही कर देगा, तो इस वजह से नहीं कर रहा। हम्म, देखते हैं इसको करना चाहिए, बाज़ बार इसको खुद भी वैसे करता है, हमेशा एरर देता है। दे दिया ना एरर, ठीक है, कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट, ठीक है, तो दे दिया एरर, तो वहां पे नहीं दे रहा था, लेकिन इसने वैसे जब कंपाइल किया इसने एरर दे दिया, ठीक है, तो आई वाज राइट, ठीक है, तो इसने अब यहाँ पे ये कर दिया, तो अब उस चूंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम उसको इंटीजर वैल्यू ही दें, अब इंटीजर वैल्यू या तो हम कोई कैलकुलेशंस करके दे दें या हम उसको डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू दे दें, सही है, तो आप दोनों तरीके से, लेकिन होनी इंटीजर वैल्यू चाहिए। ऐसा ना अभी बताया था कि प्रिंट स्टेटमेंट और रिटर्न स्टेटमेंट में फर्क है, अगर वो प्रिंट स्टेटमेंट है तो वो रिटर्न क्यों करेगा, ठीक है, वैसे मैं रिटर्न करता, मैं लिखता कि सिस्टम डॉट आउट डॉट रिटर्न, मतलब प्रिंट कर रहा हूँ ना, प्रिंट इज प्रिंटिंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है, जो चीज प्रिंट होती है और जो चीज रिटर्न होती है उसमें फर्क है। मैं बताया था कि वेन एवर यू रिटर्निंग समथिंग दैट वैल्यू इज यूज समवेयर, आप जब भी प्रिंट करते हैं दैट वैल्यू इज नेवर यूज एनीवेयर, ठीक है। अब इसको सही करने के लिए वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 आप ये कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको ये चीज कंफ्यूज करती है तो आप कर सकते हैं कि इंटीजर आंसर कर दें विच इज इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, आप ये भी कर सकते हैं, और इसमें मैं यहाँ पे सेमी कॉलन डालूं तो फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह भी काम करेगा, ठीक है। तो बाज़ अगर लोग इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि वो एक्सप्रेशन रिटर्न स्टेटमेंट में लिखे तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो दे प्रेफर दैट दे पुट द थिंग इन सम वेरिएबल और उस वेरिएबल को रिटर्न करना, ठीक है। तो तो ये इस तरह भी काम कर सकता है। अच्छा, अब इसमें क्या था कि इसमें जो एग्जांपल थी उसमें मैं लिखा था सम 10-20, ठीक, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं कर दूं इंटीजर a इज इक्वल टू 100 और इंटीजर b इज इक्वल टू 200, और यहाँ पे सम 10-20 की जगह मैं a और b पास कर दूं, because it is accepting two integers, it is going to return an integer, तो जब 100-200 पास करूँगा it will give me 300 as the answer, इसको मैं रन कर दूं तो it should give me 300 as the answer, जो कैसे देगी, ठीक है। तो आपने डायरेक्टली वैल्यूज डाल सकते हैं, किसी और वेरिएबल करके वैल्यू डाल सकते हैं, रिटर्न करते हुए डायरेक्टली आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, या किसी एक नंबर को कैलकुलेट करके उसके अंदर डाल के उस नंबर को या उस वेरिएबल को रिटर्न कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम जो है आपका ये फंक्शन कर लेगा, ठीक है, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट ये काम करती है और आर्ग्यूमेंट्स ये काम करती है। इतना क्लियर हो गया, ओके। वाइड जो है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, अगर कोई वैल्यू दोगी तो वो जीरो कर देगा, वाइड नन कर देगा। वॉइड है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो इसका मतलब ये अगर आप कुछ रिटर्न करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर देगा, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, आपने वॉइड लिख दिया, कहेगा भाई मैं, आप कह रहे हैं कि कुछ रिटर्न नहीं करना फिर यार रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहेगा मैं तो नहीं मानता, सही है। सम वाला फंक्शन, ये लें आपका सम वाला फंक्शन आ गया। वैसे कोड अपलोडेड है, आप इसको कोड को वहां से भी देख सकते हैं कि कहाँ पे है, ठीक है, तो बेहतर यही है कि अभी आप इसी को फॉलो करें जो मैं फॉलो कर रहा हूं ताकि यू डोंट लूज ट्रैक, ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम एक पुरानी एग्जांपल है हम उसको उसको देखेंगे, ठीक। पुरानी एग्जांपल थी हार्मोनिक, आपने किया था अपना, उसके काम किया था, आपने बनाया था, मोस्ट लाइकली आपने कोई इसी तरह का कोड बनाया होगा उसके लिए, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अब इस फंक्शन को आप देखें, फंक्शन को देख के अच्छा कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, डबल, और कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, इंटीजर एक्सेप्ट कर एज एन आर्ग्यूमेंट, लेकिन आंसर जो है डबल में दे रहा है, ठीक है।
तो ये भी होता है फंक्शन में कि आपने आर्ग्यूमेंट कुछ और दी है और वो रिटर्न वैल्यू कुछ और कर रहा है, ठीक। तो अब मैं जब भी हार्मोनिक कॉल करूंगा तो मुझे अंदर ये देखने की जरूरत नहीं है, पहले तो कोड लिखना पड़ता था ना, मैंने कोड एक दफा लिख दिया। तो नाउ आई कैन कॉल हार्मोनिक एनी टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम्स आई वांट, ठीक है। तो ये उसके ऊपर मुझे प्रॉपरली, ये उसके ऊपर मुझे एग्जीक्यूट करके दे देगा। अब हार्मोनिक में हो क्या रहा है कि सबसे पहले मैं डबल सम डिफाइन कर देता हूँ, फिर मैं एक फॉर लूप चला देता हूँ। फॉर लूप क्या करता है, 1 से लेके n जो वैल्यू पास करूंगा, अगर मैं 8 देता हूँ तो ये 8 तक चलेगा, ठीक है। तो ये 1 से चलेगा और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इंक्लूडेड है उसमें, ठीक है? 8 तक चलेगा। और अगर सम प्लस इक्वल टू 1 डिवाइड बाय द ith वैल्यू, तो ये 1 से स्टार्ट 1 डिवाइड बाय 1 करेगा, उसके बाद प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 करेगा, ऐसा करके इट विल गो ऑन, ठीक। और फाइनली ये रिटर्न सम कर देगा। सो वॉट एवर वैल्यू आई हैव एक्वायर्ड इट्स गोइंग टू रिटर्न। अब डबल डबल चूंकि डिवीजन हो रही है तो हमारे पास प्रिसीजन ज्यादा आ रही है, प्रिसीजन ज्यादा आ रही है तो हम हमेशा डबल में सेव करेंगे। इस वजह से हमने डबल सम को डिफाइन किया है। तो ये रिटर्न, अब सम जो रिटर्न क्या कर रहा है, डबल वैल्यू कर रहा है। इफ इज रिटर्निंग अ डबल वैल्यू तो यू हैव टू राइट अ डबल ओवर है, ये वैल्यू रिटर्न डबल कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने हार्मोनिक कर दिया। अच्छा सर, यहाँ पे इट सेज इट एड्स वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, तो फिर हाउ डिड यू ऐड a प्लस b इन द मेन फंक्शन? यार ऑन, या आप क्यों एक स्टेप पीछे चल रहे हैं? आप या तो सुन नहीं रहे हैं, ये ना मैं आगे निकल जाता हूँ फिर आप मुझे फिर से पीछे कर देते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आपका a और b जो है वो इंटीजर वैल्यू है। यहाँ पे अगर इंटीजर वैल्यू पास हो रही है तो इट डजेंट मैटर कि मैं इसको ये मैं इसको यहाँ पे नॉर्मली मैं इंटीजर वैल्यू दूं या मैं वेरिएबल वैल्यू दूं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने लिखा था, यहाँ पे लिखा था इंट a और b, उनको वैल्यू पास की थी। तो इट्स सिमिलर, मैं यहाँ पे 120 इनको असाइन कर दूं, यहाँ पे 120 मैं पास कर दूं, या तो मैं 120 डायरेक्टली पास करूं या फिर मैं वेरिएबल्स के थ्रू पास करूं। इट मींस द सेम थिंग बिकॉज द सम फंक्शन इज एक्सेप्टिंग इंटीजर्स, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। अब हमने हार्मोनिक को देख लिया, अब हार्मोनिक क्या कर रहा है, इस पे आ जाते हैं। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है कि सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स की लेंथ ले रहा है कि हाँ, मैंने जो फंक्शन मेन फंक्शन कॉल करूंगा उसमें मैं आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ, जो आर्ग्यूमेंट्स पास करूँ उसकी क्या लेंथ है, तो ये उतनी दफा चलेगा। तो अगर मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा तो 2 बार चलेगा, 3 आर्ग्यूमेंट्स करूंगा 3 बार चलेगा, 4 आर्ग्यूमेंट्स करूंगा 4 बार चलेगा, ठीक है। तो ये अब ये दफा चलेगा। अब ये कह रहे हैं इंट आर्ग्यूमेंट, तो जो भी आर्ग्यूमेंट मैं दूंगा तो पहली आर्ग्यूमेंट उठाएगा, ठीक है। अब ए आर जी को इससे कंफ्यूज ना करें, ये ए आर जी एस है, ये सिर्फ ए आर जी है, ये एक अलग वेरिएबल है। तो ये कह रहे हैं इट्स टेकिंग द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, तो उसको ये इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है और ith वैल्यू से, तो I0 जो है ये उसको उठा रहा है पहली बार, और उसमें जो भी वैल्यू है ये इधर आर्ग्यूमेंट को दे रहा है, 2 है 3 है 4 है 5 है जो भी है। फिर मैं क्या कि डबल वैल्यू, एक डबल डिफाइन किया, आई पुट इट इक्वल टू हार्मोनिक जो फंक्शन था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे h छोटा है, मैंने h छोटा से डिफाइन किया तो उस पर भी ये काम करेगा, ठीक है। हार्मोनिक और आर्ग्यूमेंट, तो ए आर जी, इसमें मैंने एक आर्ग्यूमेंट जो है पास कर दिया, ठीक है। तो जो वैल्यू मैंने पास की थी वो इसमें हार्मोनिक में पास कर दी, और हार्मोनिक चूंकि हमें एक डबल वैल्यू रिटर्न करता है तो जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो मैंने डबल के एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँ, ठीक है। आप फिर मैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट उस डबल वैल्यू को मैं प्रिंट कर, अब डिपेंड करता है जितनी बार मैंने वेरिएबल्स डिफाइन किए होंगे उतनी बार ये उसको चलाएगा और हार्मोनिक उसका कैलकुलेट करके देगा। तो इसको हम चला के देखते हैं। फंक्शंस, आई थिंक, अब जावा इसको सेव किया क्या नहीं, जावा सी फंक्शन जावा, क्या गलती हो गई, फंक्शन और जावा नहीं है इसके पास, फंक्शंस तो नहीं है, फंक्शंस है, फंक्शंस है, जावा सी फंक्शंस डॉट जावा, कहाँ पे गलती हो गई, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट
76 में एरर दे रहा है। 76 अभी हम इधर तक पहुंचे नहीं है तो इस वजह से ठीक है। अब जावा फंक्शंस और मैं दे दूं आप 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आपको ये सारी इससे हार्मोनिक्स की वैल्यू दे दी। 1 पे 1 देगा, 2 पे 1.5 देगा, 3 पे 1.83 देगा करके। ठीक है, तो मैंने वो हार्मोनिक का फंक्शन है। आइए, अगर मैं ये ना करता, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ता कि मुझे ये जो हार्मोनिक का जो पूरा जो फंक्शन है ना, ये वाला, ये मुझे हार्मोनिक पूरा फंक्शन में पूरा कोड कॉपी करना पड़ेगा मुझे, और जहां पे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं पूरा पूरा कोड इस जगह पे, इसके जगह पे मुझे वो पूरा पूरा पेस्ट करना पड़ेगा। अब पूरा पूरा कोड जो है वो एक हार्मोनिक फंक्शन के अंदर हुआ है। तो अब मुझे मुझे क्या, मैं मेन फंक्शन के अंदर मैं सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन मुझे लंबा फंक्शन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस, इससे क्या पता चलता है कि अगर आपके पास एक बड़ा प्रोग्राम है, उसके अंदर अगर उसके बिट्स एंड पीसेस में थोड़े से पार्ट्स हैं, तो आप उन पार्ट्स को फंक्शंस के मुख्तलिफ फंक्शंस बना के उसके अंदर आप डाल दो, फंक्शंस को सेपरेट कर दें। कोड से सेपरेट होता है, कोड जो पढ़ा जाता है। ठीक है, अब इसमें जब कोई पढ़ेगा तो कहेगा अच्छा यहाँ पे हार्मोनिक आ रहा है। ठीक है, अब वो चाहे तो वो जाके फंक्शन को रीड कर ले कि हार्मोनिक क्या कर रहा है। स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, चाहे तो जाके वो स्क्वायर रूट को देखे, स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट हुआ हुआ है। लेकिन अगर वो कहे कि मुझे नहीं देखना, मुझे समझ गया हूँ यहाँ पे स्क्वायर रूट मुझे रिटर्न हो जाएगा, तो वो बस देख ले स्क्वायर रूट और उससे आगे चल पड़े। ठीक है, तो इस तरह कोड पढ़ना जरा सा आसान हो जाए, चीजें अपनी प्रॉपर प्रॉपर जगह पे हो जाती हैं। हार्मोनिक वाला दोबारा ब्रीफली बता दें। देखिए, हार्मोनिक जो है सिंपली क्या करते हैं कि आप स्टार्ट करते हैं 1 से, और आप करते हैं 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। सीरीज पढ़ी थी ना, तो ये वही चीज है, सीरीज है। अब उस सीरीज को इम्प्लीमेंट करें, उसका हार्मोनिक सीरीज कह रहे हैं। सीरीज को इम्प्लीमेंट अगर आप करेंगे तो आपको ये कोड लिखना पड़ता है सीरीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जो सीरीज का पूरा सम करने के बाद ये फॉर लूप उसको सम करता रहता है, और जो उसका एंड रिजल्ट होता है वो यहाँ से रिटर्न कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पे एन जो है 1 पास करूंगा, तो आई 1 है और 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, which means this loop will run one time. तो sum is equal to sum initially 0 है, तो 0 plus 1/1, तो 0 plus 1 will give you 1। तो आगे पास पहले का जो आंसर है 1 होगा। जो अगली बार आप चलाएंगे तो आपने फर्स्ट के 2 पास कर दिया, तो ये जो है 1 से स्टार्ट करेगा एंड लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब 2 बार चलेगा, 1 के लिए चलेगा और 2 के लिए चलेगा। तो ये क्या करें, पहली बार सम 0 है, सम तो पहली बार चलेगा तो सम के अंदर वैल्यू 1 आ जाएगी। दूसरी बार चलेगा सम के अंदर वैल्यू 1 प्लस 1/2 आएगी, विच इज 1.5। ठीक है, एंड सो ऑन। तो वही चीज जो है आपको यहाँ पे यहाँ पे शो हो रही है। एक्सक्यूज मी, क्या? उसका तरीका, अगर अगर 1.833 को आपसे 1.83 तक रखना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका है करने का, वो जरा सा कॉम्प्लिकेटेड कोड है। ठीक है, अभी इसको इसी तरह चलते हैं, बाद में इसको हम करते रहे। वैसे अगर वैसे मैं बताएं कि अगर वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक मैं क्या कहूँगा उसको, आप एक जुगाड़ तरीका आप कह दें। तरीका ये है कि आप इस डबल को ना आप एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, और स्ट्रिंग की लेंथ जो है ना उसमें एक है 1 2 3 4। 4 लेंथ के बाद स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ है ना उसको आप रिजेक्ट कर दें, आपको इग्नोर कर दें। ये आप एक स्ट्रिंग को छोटा कर सकते हैं। जब वो छोटा हो जाए 1.83 पे आ जाए, तो फिर आप उसको दोबारा डबल में दोबारा रिवर्ट कर दें। ठीक है, एक तो तरीका ये है। तो इट्स नॉट द बेस्ट ऑफ वेज ऑफ डूइंग थिंग, बट इट कैन बी डन दैट।
अच्छा, तो ये हार्मोनिक हो गया। अम, अच्छा, अब हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, आप मल्टीपल फंक्शन इन द यूसेज, आप मल्टीपल फंक्शन उनको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये उसकी एग्जांपल है। अब हमने क्या किया कि वी क्रिएटेड अ फंक्शन कॉल्ड स्क्वायर, उसमें हम जो भी वैल्यू डालेंगे डबल वैल्यू, इट विल स्क्वायर दैट एंड इट्स गोइंग टू रिटर्न अ डबल वैल्यू। आप 2 डालेंगे 2 का स्क्वायर निकाल देगा, 2.5 डालेंगे 2.5 का स्क्वायर निकाल देगा, 3.18 डालेंगे उसका स्क्वायर निकाल देगा, बिकॉज इट्स एक्सेप्टिंग अ डबल वैल्यू, इट्स स्क्वायरिंग दैट वैल्यू, रिटर्निंग दैट स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सा ये है डबल का फंक्शन। फिर वी क्रिएटेड अनदर फंक्शन विच वी कॉल हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम पता हो, याद हो, तो उसमें क्या होता है कि लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर अंडर रूट, ये होता है ना फॉर्मूला। तो आप हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करते हैं उससे, तो हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या, स्क्वायर ए विच इज द साइड वन, पहली साइड आपने ले ली, स्क्वायर बी विच इज द साइड टू, आपने दूसरी साइड ले ली, उनको आपने स्क्वायर किया, फिर प्लस किया, और फिर आपने मैथ डॉट स्क्वायर रूट कर लिया। अब देखिए मैथ डॉट स्क्वायर रूट मैंने कॉल किया और रिटर्न में मैंने डाला, इसका मतलब ये मैथ डॉट स्क्वायर रूट या इट्स रिटर्निंग a डबल वैल्यू। ठीक है, तो ये रिटर्न द करेक्ट ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ डबल वैल्यू। ठीक है, तो इसके इसके ऊपर भी लिखा हुआ आगे स्क्वायर रूट क्या करता है। ठीक, तो मैथ लाइब्रेरी का स्क्वायर रूट को मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो ये एक डबल वैल्यू रिटर्न करेगा, और चूंकि ये एक्सेप्ट करता है डबल वैल्यू तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये फिर जो वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा ये उसको रिटर्न करेगा हाइपोथेसिस। सही, अब तो ये एक फंक्शन के अंदर हमने दूसरा फंक्शन यूज किया हुआ जो कि हमने खुद बनाया था। तो सिंपली जब हम इस पे आते हैं, तो मैं सिर्फ लिखा हाइपोटेन्यूज से, तो मैंने लिखा हाइपोटेन्यूज फंक्शन कॉल कर लिया, और जो दो वो थे साइड्स थी उनको पास कर दिया। आपको पता होगा कि 3 का आपको स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 9 प्लस 16 25 बनता है, उसको अंडर रूट लेंगे तो 5 आपके पास आंसर आ जाएगा, तो इससे आगे बस 5 आंसर आ जाएगा। तो ठीक। तो ये हाइपोटेन्यूज, ये सिंपल मैथ पाइथागोरस थ्योरम है, उसको हमने इसको बना लिया। जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि इसके अंदर हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन इस्तेमाल करें, दोनों फंक्शन हमारे बनाए हुए हैं, और फिर हम ये मैथ डॉट स्क्वायर रूट जो कि जावा का फंक्शन हमें गिवन है हम उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, आप देखिए स्क्वायर रूट जो आप लिखते हैं तो ये एक फंक्शन ही है क्योंकि उसमें पैरेंथेसिस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी फंक्शन कॉल हुई है, और मैथ लाइब्रेरी को बिलोंग करते हैं, इसलिए आप लिखते हैं मैथ डॉट स्क्वायर रूट, कि मैथ लाइब्रेरी का स्क्वायर रूट फंक्शन है। फर्स्ट के आपने अपनी कोई लाइब्रेरी बनाई हुई है कि माई मैथ लाइब्रेरी, तो फिर उसके अंदर स्क्वायर रूट अगर लिखा हुआ है तो आप कहेंगे माई मैथ डॉट स्क्वायर रूट, तो इसलिए आप ये डॉट लिखते हैं। ठीक जी, आपने अगर फंक्शन बनाया हुआ है उसके नाम ने ए को लिखा हुआ है, तो जब फंक्शन खत्म होगा तो ए भी खत्म हो जाएगा। ए जो है फंक्शन का हिस्सा है। ठीक, लेकिन ये जो ए है वो इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे डबल ए लिखा हुआ है ना, तो डबल ए लिखा हुआ है, तो ये डबल ए है, ये स्क्वायर का फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर इस फंक्शन के बाहर मैंने कोई ए डिक्लेयर किया हुआ है, या फिर फर्ज करें कि ये मेन फंक्शन के अंदर मैंने ए डिक्लेयर किया है, तो वो ए और ये ए सेम नहीं है, ये वेरिएबल स्कोप है, अभी हम पढ़े, आज ही हम पढ़ेंगे इसको। मैथ और स्क्वायर रूट को मेथड कहते हैं, मेथड भी कहते हैं, फंक्शन भी कहते हैं, प्रोसीजर भी कहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं मेथड कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं, तो ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, फंक्शन, प्रोसीजर, मेथड, हाँ ये तीनों नाम दिए जाते हैं, तो आप मेथड कहते हैं इसे। अच्छा, अब फंक्शन ओवरलोडिंग पे हम आ रहे हैं।
फंक्शन ओवरलोड, आपने वो कभी देखा है, आपके ट्रक को ओवरलोड किया हुआ होता है इतना ऊंचा, ठीक है, जो कैपेसिटी उससे ज्यादा अक्सर ओवरलोड किया होता है। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी वही है कि आप एक फंक्शन जो एक काम करते हैं, आप कहते हैं नहीं तो मैं इसके साथ ये काम भी करूँ, ठीक है, तो उसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। अब इसमें आप देखें तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, पॉलीस्टैटिक इंट एब्सोल्यूट। तो ये फंक्शन क्या करता है, इसको मैं एक इंटीजर वैल्यू देता हूँ, मेरे रिटर्न भी इंटीजर वैल्यू करता है। तो इफ आई गिव इट an integer value, it will return me the absolute integer value, ठीक है, ये काम करेगा, ठीक। अब मैंने वही फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, इसका नाम भी एब्सोल्यूट है, लेकिन ये डबल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, डबल वैल्यू ही रिटर्न करता है, ठीक। तो इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। एक ही फंक्शन को आप दो बार डिफाइन करें, लेकिन दोनों बार उसके अंदर पैरामीटर्स हैं या रिटर्न वैल्यू आप उनकी चेंज कर रहे हैं, ठीक। अब जो जावा है ना, इट्स इंटेलिजेंट इस मामले में। वो क्या करेगी, जब आप ये फंक्शन को कॉल करेंगे, तो अगर आपने इंटीजर वैल्यू पास की हुई है तो वो इंटीजर वैल्यू का फंक्शन कॉल करेगी, क्योंकि इट विल एक्सेप्ट कि आपने इंटीजर वैल्यू पास की। अगर आपने उसको डबल वैल्यू पास की है तो डबल वैल्यू का फंक्शन कॉल करेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये है। अब वरना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा फंक्शन बनाना पड़ेगा एब्सोल्यूट इंटीजर, एब्सोल्यूट डबल, आपको दो अलग फंक्शन बनाने पड़ेंगे, ठीक। आप चाहते हैं कि आपने एब्सोल्यूट वैल्यू क्रिएट करनी, मैथ्स में तो यही होता है कि आपको वैल्यू दी, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट, ठीक है। कंप्यूटर में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आपको इंटीजर और डेसिमल नंबर्स को सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको बजाय इसके कि आप दो अलग अलग फंक्शन बनाए मुख्तलिफ नाम के, आप उनको याद रखें, आप एक फंक्शन बनाए, नाम उसको एक ही दे दें, लेकिन वो वैल्यू दो किस्म की एक्सेप्ट कर दें, ठीक है। तो इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोड। जी, क्वेश्चन। उससे कंफ्यूजन हो जाएगी। ओ, आपका अच्छा सवाल, देखिए ना, कंफ्यूजन हो गई ना। इससे कह दिया कि दो हैं, तो अब कहेगा कि मैं कैसे मालूम करूं कि कौन सा फंक्शन कॉल किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इंटीजर पे कहेगा मैं इंटीजर रिटर्न करूं, डबल रिटर्न करूं, तो चल गया। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज एब्सोल्यूट, उसमें मैं इंटीजर पास कर दिया। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डबल इज एब्सोल्यूट, में 3.5 मैं पास कर दी, व्हिच इज डबल वैल्यू। तो इसको आप रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर इज 3, उसको 3.5 कर दिया, ठीक। तो मैंने एक ही फंक्शन को दो बार कॉल किया, लेकिन उसके अंदर जो पैरामीटर से फर्क किए, तो जैसा पैरामीटर था उसके हिसाब से उसने आपकी जो रिटर्न वैल्यू है उससे प्रॉपर रिटर्न वैल्यू रिटर्न कर दी है, ठीक है। तो उसको फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं, क्योंकि आप एक फंक्शन से कई काम करा रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया? ओके। जो ऊपर एरर दे रहा था, वो इसलिए दे रहा था कि हमने इसको ऊपर इंटीजर दो दफा डिफाइन कर दिया। क्योंकि अब देखें, अगर मैं -3 दे देता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि तुम इंटीजर रिटर्न करो, और उसके बाद मैं दोबारा एक इंटीजर है, तो कह रहा है अच्छा मैं इंटीजर अगर एक्सेप्ट करूँ तो मैं रिटर्न वैल्यू क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट विल गेट कंफ्यूज कि मुझे डबल वाला फंक्शन कॉल करना है कि मुझे इंटीजर वाला फंक्शन कॉल करना है। तो पैरामीटर से उसका जो सिग्नेचर है उससे वो अंदाजा लगा देता है क्या होगा। जी, एक तरह से कंप्यूटर को बता देंगे ना कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है, तो वो उसके सिग्नेचर को देख के करेक्ट फंक्शन कॉल कर देगा। अब आगे है हमारा एक और फंक्शन है, ये क्या लिखा हमने लिखा, हाँ, ये मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज के ऊपर हम आ गए, जो कि मैंने आपसे कहा था कि एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। ये तो इज प्राइम फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है, यू पास इट अ नंबर, इट चेक्स वेदर द फंक्शन इज प्राइम और नॉट, ठीक। इधर मैं इंटीजर यूज कर रहा हूँ, लॉन्ग यूज करना चाहिए था, इंटीजर यूज कर रहा हूँ, तो मैं अपनी जो वेरिएबल है उसका साइज छोटा ही रखूंगा। तो इफ n इज लेस देन 2, तो क्या करेगा कि ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है, कि इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक
तो अगर ये कंडीशन अगर ये फॉल्स हो जाती है कि मैं n बड़ा देता हूँ, मैं 2 देता हूँ या 3 देता हूँ या 4 देता हूँ, तो फिर ये फॉर लूप में चला जाएगा। फॉर लूप में ये क्या कर रहा है कि ये चेक करता है कि सबसे पहले फॉर लूप चलता है n बाय i पे, ठीक है? तो आगे पास जो भी वैल्यू बनती है, अगर फर्स्ट कहेंगे n मैंने उसको दिया था 5, तो 5 डिवाइड बाय 2 इन दिस केस, और 2.5 चलेगा तो ये चाहिए 2, तो i जो है वो ये 2 से चलेगा, 2 पे ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं 7 दूंगा तो ये 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, 3 पे खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो हाफ वैल्यू तक ये चलेगा, बाकी इसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी से हमें पता है डिवाइड करेगा ही नहीं, ठीक है ना? जैसे कि 8 जो 2 से डिवाइड होता है, 8 जो 4 से डिवाइड होता है, 5 से कभी डिवाइड नहीं होगा, इट्स बियॉन्ड द हाफ वैल्यू, ठीक है? तो इसलिए आप ये हाफ वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं। तो इफ n is if n divided by i gives me a zero remainder, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि वो completely डिवाइड हो जाता है, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये फॉर लूप यहाँ चलता रहेगा जब तक ये चेक करता रहेगा कि ये फंक्शन जो है, ये जो नंबर है, ये प्राइम है कि नहीं। कहीं पे भी ये वैल्यू ट्रू हो जाती है तो रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो आप देखेंगे एक फंक्शन के अंदर कितने 3 हमने रिटर्न वैल्यूज दी नहीं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इस पे फॉल्स हो जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इस पे फॉल्स कर देगा। अगर ये दोनों कंडीशंस से चला और इसका नहीं हुआ तो फिर ये कह देगा रिटर्न ट्रू के फंक्शन जो है ट्रू है, इट्स अ प्राइम नंबर, ठीक है? तो आप जो नंबर पास करेंगे तो उसको चेक करने के लिए कि प्राइम है कि नहीं है, ये है। तो ये दिखाने के लिए है कि अगर फर्स्ट करेंगे ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये आगे मूव ही नहीं करेगा, ये फंक्शन इधर ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज इट हैज रिटर्न अ वैल्यू। जब भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर देता है तो फंक्शन वहां पे खत्म हो जाता है, ठीक है? सो इफ आई गिव इट सपोज 1, तो 1 इज लेस देन 2, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई एंड इट्स गोइंग टू रिटर्न फॉल्स, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, तो ये आगे चलेगा ही, ठीक है? अगर मैं देता हूँ इसको, फर्स्ट के मैं 5 देता हूँ, तो n बल्कि 7 कर लें, n डिवाइड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 2, सॉरी 7 इज नॉट लेस देन 2, ठीक है? तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो ये फॉर लूप में आ जाएगा। फॉर लूप में आया, अब ये उसको डिवाइड पहले 2 से डिवाइड करेगा, फिर 3 से डिवाइड करेगा, दोनों से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है? तो फिर वहां पे चूंकि फॉर लूप खत्म हो जाए तो इट विल मूव फॉरवर्ड और फिर रिटर्न ट्रू कर देगा, कह देगा 7 जो एक प्राइम नंबर है। फर्स्ट के मैं 8 दे देता हूँ, ये कंडीशन जो है ये हमारी फॉल्स हो गई, तो इसमें नहीं जाएगा, फॉर लूप चलेगा, तो ये 2 से डिवाइड करेगा तो 8 डिवाइड हो जाता है, जैसे ही 8 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो गई तो ये कह देगा फॉल्स, फंक्शन फिर से वहीं पे खत्म हो जाएगा, तो आगे नहीं चलेगा, ठीक है? तो whenever the return value is called, the function ends at that point। फॉर लूप भी खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग विल एंड, फंक्शन ही खत्म हो गया ना, ये फंक्शन खत्म हो गया, फॉर लूप तो एग्जिस्ट ही नहीं करता फिर, अच्छा सारे सर, एक वेरिएबल्स चीज खत्म हो गए, पूछ रहा सब हूँ कुछ सर। खत्म हो गया, इट विल जस्ट रिटर्न द वैल्यू, ठीक है? तो ये सर चीज ये ख्याल रखना है। तभी लोग अक्सर क्या करते हैं कि आपसे उनसे कहा जाता है कि प्रिंट वो रिटर्न करें वैल्यू, वो प्रिंट करके बैठ जाते हैं, ठीक है? तो प्रिंट इज नॉट द सेम एज रिटर्न, ठीक? तो रिटर्न का मतलब है आपने वैल्यू रिटर्न करनी है, वो कहीं पे आपने इस्तेमाल करनी है। तो इसी को हम इधर चेक कर सकते हैं, इस प्राइम नंबर। तो ऐसे मैं 13 पास किया हुआ है, इसको मैं रन करूंगा तो ये मुझे ट्रू बता देगा। इस जैसा प्राइम नंबर 2 कह दिया, ठीक है? तो ये इसने 13 में हमें इसको सही जवाब दे दिया। जी, ये क्या हुआ ऐसे? देखिए आपका फॉर लूप है ना, जो कि जो जो प्राइम नंबर कहते हैं वो अपने आप से या सिर्फ और या फिर 1 से डिवाइड हो सके, ये कहा जाता है प्राइम नंबर, ठीक है? तो जो 2 है, 2 से प्राइम नंबर आपके स्टार्ट होता है, अपने आप से 1 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है? 3 के साथ भी ये 4 नहीं हो सकता, 4, अब 4 जो है उसका अगर आप हाफ करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है? तो 2, अब तो इसका मतलब ये कि मुझे 4 को प्राइम मालूम करने के लिए मुझे 2 से आगे चलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि उससे अगर मैं 3 कर दूंगा तो 3 तो 4 डिवाइड तो कभी कर ही नहीं सकता 4 को, ठीक है ना? अगर मैं कर देता हूँ कि मैं फर्स्ट कहें कि मैं आ,
21 कर लें, 21 ले लें आप। 21 जो 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, लेकिन 21 जो 3 से डिवाइड हो जाता है और फिर 7 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 9 से भी मैं चेक करूंगा, मैं 10 से भी चेक करूंगा, 10 को डबल करें 20 आता है। 11 से चेक करूंगा, लेकिन 11 से बियॉन्ड मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि 11 भी चेक नहीं करूंगा, 10 से बियॉन्ड ही मैं नहीं जाऊंगी। 11 है, 11 को डबल करते हैं 22 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि 11 से ऊपर जितने भी नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि मैं डबल करूंगा तो वो दे विल गो बियॉन्ड 21। तो इस वजह से हमने ये n डिवाइड बाय i किया। ये तब तक चलेगा कि हाफ वैल्यू तक ये चलेगा। जी, आप यहाँ पे वो कर लें, जैसे 15 ले लें, ठीक है ना। 15 को चेक करने के लिए मुझे पहले 2 से मैंने डिवाइड किया ना, तो वो तो ये है कि मैं कितने नंबर तक मैं उसको डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो 2, तो 15 एक मिनट, n डिवाइड बाय 2 आपके पास आ गया 15 देते हैं 2 7.5, तो ये 7.5 तक चलेगा ना। या अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे 7.5 तक इसको चलाना है। नहीं, ये इस लूप को मुझे उधर तक चलाना है ना। अगर मैं 3 से कर रहा हूँ, आई आपका 3 हो गया, तो 15 डिवाइड बाय 3 आगे पास कितना हो गया 5। तो मैं 5 से बियॉन्ड में जाने की जरूरत नहीं है, इस तरह ये चलना शुरू कर देगा। कम नहीं जाएगा। कंडीशन कम हुई जा रही है। तो जितना बड़ा नंबर होगा उतनी कंडीशन भी कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब आए थे हम वेरिएबल स्कोप के ऊपर, ठीक है। कि वेरिएबल स्कोप का मतलब ये है कि आपका वेरिएबल कहाँ कहाँ पे आपका एक्टिव है, कहाँ कहाँ पे वेरिएबल एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने एक वेरिएबल बनाया स्कोप, ठीक, सॉरी फंक्शन बनाया स्कोप, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट n इज इक्वल टू 20, ठीक, और वैल्यू ऑफ n इज n कर दिया, ठीक। अब मेन फंक्शन के ऊपर आते हैं। मेन में लिखा इंट n इज इक्वल टू 10 और मैंने स्कोप कॉल कर दिया, ठीक है, और ये लिख दिया n इज इक्वल टू 10। अब स्कोप का जो फंक्शन है, मैं इसको मैं डिलीट करता हूँ ऊपर की थी लाइन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे n को 10 किया, मैंने स्कोप का फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर मैंने किया इंट n इज इक्वल टू 20, फिर मैंने कर दिया सिस्टम ऑफ प्रिंटलन n, और इस फंक्शन कॉल करने के बाद मैंने कहा वैल्यू ऑफ n इज n। तो ये मुझे क्या वैल्यू शो करेगा, वो कॉल करेंगे तो वैल्यू को वही वैल्यू पर वाली शो करेगा। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा। इधर क्या प्रिंट करेगा, 10 करेगा 20 करेगा, इधर 20 करेगा। अच्छा, जब इधर क्या करेगा, 10 करेगा 20 करेगा। हम्म, जी, इधर ये 10 करेगा, इधर ये 20 करेगा, ठीक। क्योंकि ये जो n है ना, ये देखिए मैं इंटीजर n, अगर मैं इंटीजर स्कोप के अंदर में इंटीजर n लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इंटीजर n लिखा हुआ है। ये जो वेरिएबल है इस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है, इट्स नॉट द सेम एज दिस वेरिएबल, ठीक है। अगर देखें मैं करूं, अगर मैं फिर से लिखूं इंट n इज इक्वल टू 20, तो ये मुझे एरर दे देगा, एरर दे रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि n तो पहले से डिफाइंड है, तो आप क्यों फिर से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक। लेकिन मैं यही काम एक और फंक्शन के अंदर कर सकता हूँ। अब इस फंक्शन के अंदर जो मैंने डिफाइन किया n इक्वल टू 20, इट्स अ सेपरेट वेरिएबल, इसका उस वेरिएबल से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक। तो जब मैं ये 20 लिखता हूँ, मैं सिस्टम डॉट प्रिंटलन करता हूँ, तो ये इस फंक्शन के अंदर देख रहा है, ठीक है। फंक्शन के अंदर देख रहा है और कहता है कि वैल्यू ऑफ n इज, और फिर जो फंक्शन का वेरिएबल है ये उसको
प्रिंट कर देगा। फिर सवाल आता है कि अच्छा व्हाट इफ आई रिमूव दिस, अब तो मैंने एन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, तो ये तो मुझे तो प्रिंट करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये इस वेरिएबल, इस फंक्शन का वेरिएबल है, और ये इसको एन को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो वो कहेगा कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो इसको रन करके दिखाते हैं आप यहाँ, सॉरी, ये ना एरर दे दिया इसने, ठीक, कि ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। मैं इसको अब, जी सी नहीं है ना, अभी सी में तो ना जाए ना, अभी हम जावा कर रहे हैं, ठीक है ना, वो हम उस पे आएंगे, हम आएंगे उस पे भी, आएंगे हम उसके ऊपर, पॉइंटर्स के ऊपर हम आएंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो आ, हाँ हाँ, अब आप एक जो चीज कर सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि आप कहें कि अच्छा व्हाट इफ आई राइट इंट एन हियर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि वंस यू राइट इंटीजर एन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द फंक्शन। अब चूंकि यहाँ मैंने इंट एन डिक्लेयर कर दिया तो इसने मुझे एरर देना शुरू कर दिया, वहां पे तो डिफाइन करते हैं, यहाँ पे एक नया एन आपकी डिफाइन कर, ठीक, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा अब क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे भी मुझे एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज दिस स्कोप नाउ एक्सेप्ट्स अ वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की। मैं कहता हूँ अच्छा व्हाट इफ आई पास एन ओवर है, ठीक है, तो एन के अंदर वैल्यू क्या थी, 10 थी, इधर मैंने एन पास किया, तो जो वेरिएबल है वो पास नहीं होता, उसकी वैल्यू पास होती है, इन दिस केस 10 इज गोइंग टू बी पास्ड, ठीक। अब वो जो 10 था वो इसके अपने लोकल वेरिएबल के अंदर आया, और फिर मैं कहा सिस्टम का प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे मुझे 10 प्रिंट होगा, तो जब मैं स्कोप कॉल करूंगा तो मुझे 10 प्रिंट करेगा। उसके बाद जब ये वैल्यू ऑफ एन इज, तो ये जो एन हमने वैल्यू थी उसको ये प्रिंट कर देगा, तो वी विल गेट 2 10s, ठीक है। अब इसमें एक चीज जो हो सकती है, ये हो सकती है आप कहें कि एन इज इक्वल 20, मैंने वैल्यू तो पास की, 10 आई, लेकिन उसके बाद मैं क्या, एन इज इक्वल 20, और अब मैंने इसका वैल्यू ऑफ वैल्यू इज एन, तो अब ये मुझे क्या प्रिंट करेगा, ये मुझे 20 20 प्रिंट करेगा, 10 10 प्रिंट करेगा, ये 20 10 करेगा, या 10 20 करेगा, यहाँ पे एन पास किया ना, तो यहाँ पे मुझे क्या देगा, तो पिछली वैल्यू अगर ओवरराइट करी तो यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे 20 मिलेगा, यहाँ पे 10 यहाँ पे वैल्यू आ रही है इनके ऊपर, लेकिन वो तो मैंने वैल्यू ओवरराइट कर दी, यहाँ पे मुझे 10 देगा 20 देगा, 20 दे दिया इधर, अगर इधर 20 दे दिया इधर मुझे क्या देगा, इधर 10 ही देगा, ठीक है। ये ख्याल रखना है, यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था कि सिर्फ वैल्यू पास हो रही है, वेरिएबल नहीं पास हो रहा, ठीक है। तो जो इधर एन की वैल्यू है 10, वो आपके इधर वैल्यू पास हो जाती है, तो ये जो एन है और ये जो एन है ये फर्क है, मैं आपको बताया था, ये इसका लोकल वेरिएबल है, ये मेन का लोकल वेरिएबल है, तो इन दोनों के आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दे आर जस्ट पासिंग द वैल्यू, तो ऐसे में ये 20 10 दे देगा, अगर इफ एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि मैं पाइथन से ना कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में पाइथन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। 20 10 आ गया आपके पास, सही है। तो
इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई वैल्यू पास करते हैं, इट इज पास बाय वैल्यू, ठीक है, इट्स नॉट पास बाय वेरिएबल और पास बाय रेफरेंस, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है वो पास हो जाती है। तो अब ये है कि अगर आप लोग हो रहा हो कि यार ये तो कंफ्यूजिंग हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, उसका सिंपल तरीका ये है कि इसका नाम आप नम कर दें। इधर ये क्या प्रिंट कर रहा है, नम की वैल्यू, इधर ये क्या प्रिंट कर रहा है, एन की वैल्यू। तो इधर जब मैं n इज इक्वल 10 करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, पास बाय वैल्यू कर रहा है, 10 वैल्यू किस में जाती है, नम में जाती है। अब नम जो है मैं ओवरराइट कर देता हूँ तो वो 20 हो जाता है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो मुझे नम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, एन की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, सही है। और यहाँ पे प्रिंट करूँ तो मुझे एन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, सही है। तो एक जो आसान तरीका है अपनी कंफ्यूजन दूर करने का वो ये है कि जो आप फंक्शन बने उसके अंदर वो पैरामीटर का वो नाम ना दें जो कि आप मेन फंक्शन के अंदर दे रहे हैं, तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है उससे, ठीक है। या फिर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे कर लें कि आपको ये पता हो कि मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ तो वो किस तरह से पास कर रहा है, ये पास बाय वैल्यू करे, पास बाय रेफरेंस करे, ठीक है। जो जावा है उसके अंदर आप पास बाय रेफरेंस भी कर सकते हो, उसका मतलब ये है कि जो आप वेरिएबल पास कर रहे होते हैं वो उसी वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो भी एक तरीका है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे, हम आगे चल के जाएंगे, उसके वजह से कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो ये था वेरिएबल स्कोप। तो यहाँ पे आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है, ठीक है। सिर्फ जो उसमें चीजें अब जो रह गई हैं वो एक है कि एरेज, आप एरेज कैसे पास करते हैं, एरेज कैसे रिटर्न करते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसके ऊपर अभी हम नहीं जा रहे, हम उसके ऊपर अ, शायद हम कोई हफ्ते 2 हफ्ते के बाद उसमें जाएंगे, ठीक है। कभी मल्टी डायमेंशनल एरेज हमने करने हैं, हमने वो पहले करना है, उसके बाद फिर हम ओ ये एरेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं फंक्शन के अंदर वो हमने करना है, ठीक है। तो अब समरी के तौर पे क्या हम करते हैं कि फंक्शन को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि आपने कोई काम करना है, कोई आप कोड बना रहे हैं और उसमें कोई ऐसा फंक्शन ऐसा काम है जो कि बार बार हो रहा है या फिर जैसा कॉम्प्लिकेटेड है और आप कह रहे हैं कि यार मैं इसको कोड के अंदर डाल रहा हूँ तो मेरा कोड बड़ा ना घिच पिच बन गया है, कोड जो है उससे मुझे सेपरेट करना मुझे मुश्किल हो रहा है कि कोई अगर मेरा कोड पढ़ेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, उसका चंक जो कोड का उसका ना एक अलग से एक फंक्शन बना देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दैट कोड विद इन योर मेन फंक्शन, आप उस कोड को आप कॉल कर लेते हैं, ऐसा ही फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ताकि अगर कोई फंक्शन को देखे कि ये किस तरह किया तो वो जाके ना ऊपर जाके फंक्शन को स्टडी कर ले। वरना फिर तो आप वरना आप उसको एज इट इज अपने कोड में डाल सकते हैं, लेकिन फिर चांस होता है कि वो घिच पिच हो जाएगा। दूसरा फायदा क्या होता है फंक्शन का, एक दफा आपने फंक्शन पे मेहनत करके बना लिया तो वरना आप क्या करेंगे, वरना आप अपना पुराना कोड उठाएंगे, उसमें से कोड कॉपी करेंगे और वो कोड जो है वो कहाँ पे मैंने लिखा है पहले ढूंढेंगे कि फंक्शन ने कहाँ लिखा है, उस फंक्शन के अंदर से कोड कॉपी करेंगे और फिर उसको अपने किसी फंक्शन में पेस्ट करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो कोड है वो पहले से एक फंक्शन के अंदर पड़ा हुआ, यू विल गो डायरेक्टली टू द फंक्शन, कॉपी द फंक्शन एंड पेस्ट द फंक्शन ओवर, तो इट बिकम्स इजियर, ठीक है। चीजों को मैनेज करने का आसानी होती है। तो जैसे कि अगर आपने दिया हुआ है कि फंक्शन है उसका आपने नाम दे दिया करेंसी कन्वर्टर, ठीक है। तो करेंसी कन्वर्टर में क्या करते हैं आप जब गूगल में लिखते हैं करेंसी कन्वर्ट करके दो, तो सिंपली आप उसमें इंटीजर या कोई भी आप वैल्यू देते हैं कि इतने जो इंटीजर वैल्यू है उसके ऊपर मुझे डबल वैल्यू देते हैं। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आज के जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके दे देता है। सेल्सियस टू फॉरेनहाइट कन्वर्ट करना हो तो उसका आप बनाए सेल्सियस टू फॉरेनहाइट कन्वर्टर, उसके लिए फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला बना लें आप, तो वो उसको जब भी आप कैलकुलेट कॉल करेंगे वो सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करके आपको आंसर दे देगा, ठीक है। वो एक अलग सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। तो इसका इसका फायदा ये होता है कि चीजों को ना स्टैंडर्डाइज करने का, कि फर्ज करें कि यूएसए में सारा जो काम है वो उसके ऊपर इंपीरियल सिस्टम पे चलता है और यहाँ पे हमारे यहाँ या यूके में सारा मैट्रिक सिस्टम में चलता है, तो वहां से आगे बस वैल्यूज आई जो कि सारी इंपीरियल सिस्टम में, तो आपने कहा कि यार मैं पहले इस पूरे जो वैल्यूज के मुझे उसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक सिस्टम के अंदर, क्योंकि अगर मैं ये मैट्रिक सिस्टम के अंदर कन्वर्ट नहीं करूंगा तो मेरी कैलकुलेशन उल्टी सीधी हो जाएगी, ठीक। तो वो और ये असल में हो चुका है। एक मैंने मखा में यूरोपियन यूनियन का था एक स्पेसक्राफ्ट जो कि 7 बिलियन यूएस डॉलर्स लगे, बिलियन यूएस डॉलर्स लगे थे, और उन्होंने ये
कन्वर्जन नहीं की थी, वो एक्सप्लोड कर गया। तो आप सोचे $7 बिलियन वो आपके इन एन इंस्टेंट एवेपोरेट हो गए। ठीक है, तो इस तरह की गड़बड़ें हो चुकी हैं। ठीक है, आपका जो था वो अभी है ना सुपर जम्बो जो बनाया उन्होंने 787 था, बोइंग ने बनाया था, तो उसमें भी यही था कि कहीं पे इंपीरियल सिस्टम यूज होता, कहीं पे मैट्रिक सिस्टम यूज कर रहे थे। तो वो जब उन्होंने बनाए, जब बनाई तो वो टू द स्पेक्स बनाई नहीं जहाज, तो फिर डिले आ गया था उसके अंदर, दे हैड टू कन्वर्ट एवरीथिंग बैक। ठीक है, तो ये अगर उन्होंने इस तरह के फंक्शंस बनाए हुए होते तो अली आपने पूछा कि सर कैन वी कॉल आवर ओन मेड फंक्शन इन अ न्यू कोड। अभी हम यही कर रहे थे, हम अपनी फंक्शन बना बना के उन्हीं को कॉल कर रहे थे। ठीक है, जैसा ये स्कोप फंक्शन है, वो फंक्शन मैंने इधर बनाया था और स्कोप फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ। तो आप वो कर सकते हैं। तो इसलिए तो फंक्शंस जो है आपके काम को आसान कर देते हैं, उसके जो कन्वर्जन है वो आप ये जो भी उसके प्रोसेसिंग है आप सेपरेट करके फंक्शंस बना लें और फिर उनको कॉल करना है, ताकि जिंदगी आसान हो जाती है। तब आगे चल के मैं आपसे कहूंगा ये कि आज की एक्सरसाइज भी उसमें मैं कहूंगा कि क्रिएट अ फंक्शन, तो उसमें आपने करना यही है कि मेन फंक्शन से ऊपर, ठीक है, मेन फंक्शन के ऊपर आप सारे फंक्शंस डिफाइन करते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ये है कि आप ऊपर डिफाइन करें। ठीक है, ताकि जिसने आपको कोड देखना है वो सीधा मेन फंक्शन को आए देखे, और उसमें कोई फंक्शन कोई ढूंढना है तो कहेगा अच्छा ऊपर जाके मैं देखूं फंक्शन कौन सा। अच्छा, कुछ लैंग्वेजेस में ये मैटर करता है कि आप कहाँ पे फंक्शन डिफाइन करते हैं, ऊपर डिफाइन करते हैं, नीचे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर कभी आप चलाएं, आपने फंक्शन डिफाइन किया वो नहीं चल रहा, तो मोस्ट लाइकली वो ये है कि वो जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, वो पहले ऊपर से स्टार्ट करेगी ना, हमेशा यहाँ से पढ़ना शुरू करेगी। तो वो देखेगी अच्छा ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ये फंक्शन, वो सर आप मेमोरी में डाल रही है अपने, ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। और फिर वो सीधा आती है मेन के ऊपर। मेन में जब फंक्शन आता है तो ये फंक्शन चूंकि उसने पहले से पढ़ा हुआ होता है तो इट नोस के फंक्शन एग्जिस्ट करता है और काम है। अगर मेन फंक्शन सबसे ऊपर डाल दूं तो फिर उसको पता नहीं होता अच्छा ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं क्या करूँगी, उसने आगे का पढ़ा ही नहीं है ना। तो कुछ लैंग्वेज इतनी इंटेलिजेंट नहीं होती, तो ऐसे में वो क्या करती हैं, वो फिर नीचे नहीं देखती, कहती है फंक्शन कॉल कर दिया और ये नहीं। हम जावा का जो कंफर्म कर लेते हैं, आई थिंक इट विल वर्क, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये काम ना करे। ठीक है, स्कोप मैंने इसके बाद डिफाइन कर दिया, तो होपफुली दिस विल वर्क, काम कर गया। ठीक है, कुछ में ये काम नहीं करता, कुछ लैंग्वेज, सी में तो बिल्कुल ही काम नहीं करता। ठीक, या सी प्लस प्लस में काम नहीं करता, तो इसमें ये काम कर गया, तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये। ठीक, तो बस यही। अच्छा, अब क्या है कि सर कैन यू कॉल आवर, sorry to disturb you, but did you record today's lecture? Yes, I did. I actually turned very late today. भाई वो तो अब आपको देखें, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि जो रिकॉर्डिंग है ना, वो आई एम नॉट बाउंड टू रिकॉर्ड एनीथिंग। ठीक है, मैं रिकॉर्ड आपके ही बेनिफिट के लिए करता हूँ। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू गाइस ज्वाइन ऑन टाइम। ठीक है, ताकि क्योंकि हो सकता है मैं रिकॉर्ड करना भूल जाऊँ, फिर आप क्या करेंगे। ठीक? तो इसलिए उसके ऊपर इंहिसार ना किया करें, आप लोग टाइम पे आ जाया करें, आप ही लोगों को फायदा। अच्छा, अभी 25 हुए हैं, 5 इधर है, 30 है, तो ये तो एटलीस्ट 16 स्टूडेंट्स आर स्टिल मिसिंग। ठीक है, तो अब वो 16 स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मुझसे कहते हैं कि रिकॉर्डिंग कर दें, तो आई एम अंडर नो ऑब्लिगेशन टू शेयर द रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, मैं कह दूं कि नहीं मैं नहीं शेयर करता। ठीक है, आई वोंट डू दैट। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप लोगों की है। ठीक है, तो इसलिए आप वक्त पे आया करें। ठीक है, आप बस ख्याल रखें, इंटरनेट बाद में भी ख़राब हो सकता है, तो उसका ख्याल रखा करें। फिर दैट्स इट, फिर अब आपसे लैब में मुलाकात होगी।